नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द का सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो यहाँ राज्य का मतलब देश है। और किसी देश को देश तब कहा जाता है जब उसकी अपनी संप्रभुता हो, अपनी जनसंख्या हो, अपना भूभाग हो और अपनी सरकार हो, तब उसको आपके देश कह सकते हैं। और ए ऑप्शन कह रहा है कि व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाहरी नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और इसकी एक संगठित सरकार हो। तो इसको ये आपके राज्य का राज्य कह सकते हैं, या राज्य की सही परिभाषा है। क्योंकि हम इसमें आपके व्यक्तियों का एक समुदाय यानी इसमें जनसंख्या भी है और बाहरी नियंत्रण का भी इसमें अभाव है, यानी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है। और इसमें आपकी संप्रभुता भी है और इसमें आपके एक संगठित सरकार की बात भी की गई है। तो इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। राज्य शब्द एक राजनीतिक संस्था या संगठन को संदर्भित करता है और इसका मतलब है कि एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निर्वासित संप्रभु व्यक्तियों के समुदाय से है और एक संगठित सरकार होनी चाहिए। और इसमें आप आंतरिक और वैदेशिक मामले जो होते हैं ये आपके बाहरी नियंत्रण से मुक्त होने चाहिए। और राज्य के जो मूलभूत तत्व हैं ये आपके एक तो व्यक्ति या जनसंख्या होनी यानी जनता होनी चाहिए। दूसरी आपकी सरकार या सत्ता होनी चाहिए। तीसरी आपकी एक भूभाग होना चाहिए। चौथी आपकी संप्रभुता होनी चाहिए। अगर किसी राज्य के पास आपके जनसंख्या भी है, भूभाग भी है, सरकार भी है, लेकिन संप्रभुता नहीं है, तो उसको आपके राज्य की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता है। क्योंकि संप्रभुता किसी राज्य के अनिवार्य तत्व माना जाता है। इसके बिना राज्य का कोई अस्तित्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो राज्य के जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है ये आपकी संप्रभुता है। इस वजह से सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और राज्य में की परिभाषा में क्या क्या आता है, एक तो जनसंख्या होनी चाहिए, दूसरा आपका भूभाग होना चाहिए, तीसरी आपकी सरकार होनी चाहिए, चौथी आपकी संप्रभुता होनी चाहिए। और संप्रभुता इसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संप्रभुता के संबंध में कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो भारत है आपके राष्ट्रमंडल का सदस्य है। दूसरा कथन कह रहा है कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। तो दूसरा कथन गलत है। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य तो जरूर है और राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता किसी भी तरह से कम नहीं होती है। इस वजह से कथन ठीक, पहला कथन ठीक है, कारण गलत है। इस वजह से जो पहला कथन ठीक है, दूसरा कथन गलत है, इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और राष्ट्रमंडल वास्तव में कोई वैधानिक संगठन नहीं है, बल्कि आपके इसके सदस्यों के एक पारस्परिक सहयोग और सद्भावना पर आधारित एक संगठन है। और राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य राष्ट्र स्वतंत्र और समान है तथा ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा जैसी कोई शर्त या आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो सबसे ज्यादा सर्वोच्च है हमारा संविधान सर्वोच्च है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो भारत में जो शासन प्रणाली की जो को अपनाया गया है या आपके संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इस वजह से ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। शासन प्रणाली जो होती है आपके दो प्रकार की होती है, एक तो आपके संसदात्मक शासन प्रणाली होती है, दूसरी आपकी अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली होती है। और भारत ने आपके संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया है। और जो भारत में ग्रेट ब्रिटेन की अनुसरण करते हुए संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है। और संसदात्मक शासन व्यवस्था में आपके व्यवस्थापिका के सदस्य जो होते हैं ये आपके कार्यपालिका का गठन करते हैं और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में आपके जो विधायिका का जो आपकी कार्यपालिका पर कंट्रोल होता है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वो होती है जिसमें तो संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वो होती है जिसमें आपकी सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई भी जा सकती है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वो होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाया जा सकती है। भारतीय संविधान ने संसदीय शासन व्यवस्था को की स्थापना की है और यह इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली का अंगीकरण है। और कार्य इसमें आपकी कार्यपालिका विधायिका का ही भाग होती है और यह विधायिका के प्रति भी उत्तरदायी होती है। और वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ जो होती है आपके प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल में होती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75(3) कहता है कि जो मंत्री परिषद है ये आपकी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश ने प्रारंभ की गई थी। तो सबसे पहले जो संसदात्मक सरकार जो अपनाया गया था ये आपके ब्रिटेन से शुरू हुई थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में ये ऑप्शन कह रहा है कि वास्तविक और नामात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका। तो ये ऑप्शन गलत है। जो वास्तविक और नामात्र दोनों प्रकार की जो कार्यपालिका का मतलब ऑब्जेक्टिव है ये आपके ब्रिटेन और भारतीय दोनों ही संविधान में देखने को मिलता है। सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली भी आपके ब्रिटेन के संविधान और भारत के संविधान दोनों में देखने को मिलती है। और द्विसदनीय विधायिका भी आपके ब्रिटेन और भारत के संविधान में देखने को मिलती है। लेकिन जो जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनर्विलोकन की जो प्रणाली है ये आपके भारतीय संविधान में तो है लेकिन ब्रिटेन के संविधान में नहीं है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू की वजह से भारत की जो शासन प्रणाली है ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से थोड़ी अलग है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है। यह पहला कथन कह रहा है जहां तक विधि निर्माण का संबंध है ब्रिटिश संसद सर्वोपरि तथा संप्रभु है, किंतु भारत की संसद की विधि निर्माण शक्ति परिसीमित है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो ब्रिटिश की जो संसदीय प्रणाली है आपके यहाँ पे जो ब्रिटिश की जो संसद है ये सर्वप्रभु या संप्रभु है, यानी इससे ऊपर कोई नहीं है। लेकिन भारत की संसद संप्रभु नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में संसद को सीमित शक्तियां दी है, यानी इसकी लिमिटेशन लगाई गई है। तो इस वजह से पहला कथन तो ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि भारत में संसद के किसी अधिनियम को संशोधित की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय के द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। तो दूसरा कथन भी ठीक है। भारत में अगर कोई अधिनियम बनाया गया है और अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इसमें इन्होंने अपने दायरे से बाहर काम किया है तो सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर कर सकता है। तो पहला कथन भी ठीक है, दूसरा कथन भी ठीक है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। ब्रिटिश मॉडल पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था आपके संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाया गया है। और वो संसद वहाँ ब्रिटेन में आपकी जो संसद है ये आपके सर्वोच्च विधि प्राधिकारी होता है, किंतु विधि का जो सृजन होता है या किसी विधि को समाप्त करना ये आपके संसद कर सकती है, ब्रिटेन में संसद कर सकती है। लेकिन भारतीय मॉडल जो है आपके संवैधानिक सरकार का मॉडल है, और यहाँ पे आपके संसद की विधि निर्माण की जो शक्ति है आपके लिखित संविधान के द्वारा परिसीमित है। क्योंकि 19 से और आपने देखा होगा 1973 में जो आपका केशवानंद भारती मामला आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो संविधान संसद जो है ये आपके संविधान में संशोधन की शक्ति तो है, या संविधान संशोधन की शक्ति को तो स्वीकार किया है, लेकिन साथ में यह भी निर्धारित किया कि संविधान के मूल ढांचे को ये नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती है या उसमें संशोधन नहीं कर सकती है। भारत के भारत में जो संसद में किसी भी अधिनियम को संशोधन या संवैधानिकता से संबंधित मामले को आपके सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान की अनुच्छेद 145 के तहत गठित की जाने वाली संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। भारत में आपके संसदात्मक सरकार है, ये इसकी भारतीय संविधान की विशेषता है। भारत में आपके स्वतंत्र न्यायपालिका भी भारतीय संविधान की विशेषता है। भारत में संघात्मक सरकार भी भारतीय संविधान की विशेषता है। लेकिन अध्यक्षतात्मक सरकार भारत में नहीं है, ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। इस वजह से जो भी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ये ऑप्शन कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो भारत भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारतीय राजनीतिक पद्धति की विशेषता है। संसदीय पद्धति की सरकार, भारत में आपके संसदीय पद्धति की सरकार भी भारतीय संविधान की विशेषता है। संघीय नीति भी आपके भारतीय संविधान की विशेषता है या भारतीय राजनीतिक पद्धति है। लेकिन राष्ट्रपति पद्धति की सरकार भारतीय संविधान में नहीं है या भारतीय राजनीति की पद्धति नहीं है। इस वजह से डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। भारतीय भारत में आपके संसदीय लोकतंत्र की पद्धति को अपनाया गया कि न कि आपके राष्ट्रपतीय पद्धति को। भारत में जो राष्ट्रपति आपके शासन का औपचारिक प्रमुख मात्र है, और संविधान संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था करता है, और धर्मनिरपेक्ष राज्य और संघीय प्रणाली को हमारे देश में अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि क्योंकि भारत की जो संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि भारत में जो मंत्रिपरिषद है ये आपके लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद जो है आपकी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 कहता है कि संसदीय जो है शासन प्रणाली को आपके मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहा जाता है। और शासन व्यवस्था में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है, यानी शासन व्यवस्था में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है।
और कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ क्या यह है कि, तो संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि जो जो कार्यपालिका जो है ये आपके विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में आपके भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली के बारे में पूछा गया, और इसमें सामने 3 कथन और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं ये आपके संसद के सदस्य होते हैं। और अगर कोई सदस्य संसद का सदस्य भी नहीं है तो भी आपके 6 महीने तक आपके मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है। इस वजह से पहला कथन तो ठीक है, यानी 6 महीने तक आपका मंत्री बन सकता है। दूसरा कथन करेगा जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक वो ये अपने पद पर बने रहते हैं। तो दूसरा कथन भी ठीक है। भारतीय संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि जब तक मंत्रियों को संसद में विश्वास प्राप्त है तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। जिस दिन उनका बहुमत खत्म हो जाता है, उनके विश्वास गिर जाता है, उस दिन उनको त्यागपत्र देना पड़ता है, उस दिन उनका पद भी समाप्त हो जाता है। दूसरा कथन भी ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। तो तीसरा कथन गलत है। जो राज्य का जो अध्यक्ष होता है आपका राष्ट्रपति होता है, और मंत्रिमंडल का जो अध्यक्ष होता है आपका प्राइम मिनिस्टर होता है। तो तीसरा कथन इस वजह से क्या है, गलत है। तो पहला कथन तो ठीक है, दूसरा कथन गलत है। पहला दूसरा कथन तो ठीक है, तीसरा कथन गलत है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 है ये कहता है कि जो मंत्री बिना संसद सदस्य भी 6 माह तक आपके अपने पद पर रह सकता है, लेकिन उसके बाद अपने पद पर नहीं रह सकता है। और जो मंत्रिपरिषद है ये आपके सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और राज्य का जो अध्यक्ष होता है आपका राष्ट्रपति होता है, और मंत्रिमंडल का अध्यक्ष आपका प्राइम मिनिस्टर होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। तो सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में जो सही वाक्य या सही कथन है, या आपकी जो विधायिका और कार्यपालिका दोनों ही स्वतंत्र होती है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। शासन प्रणाली की सामान्य तो 2 पद्धतियां होती है, एक आपकी संसदीय प्रणाली होती है, दूसरी आपकी अध्यक्षीय प्रणाली होती है। और संसदीय शासन व्यवस्था को भारत ने आपके संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है। और इस संसदीय शासन व्यवस्था में आपकी विधायिका जो होती है आपकी विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं, और कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और संसदात्मक शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका विधायिका द्वारा कंट्रोल होती है, और न्यायपालिका जो होती है आपकी कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा करती है। और जबकि राष्ट्रपति आपकी न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही हुई होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल के स्वरूप के सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। तो सरकार जो होती है ये आपकी जनता के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए आपके संसदीय लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है, या एक क्रिया विधि है। तो सी ऑप्शन कह रहा है कि सरकार की जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रिया विधि है। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। संसदीय शासन प्रणाली को जो आपकी है आपकी मंत्रिमंडल शासन प्रणाली या उत्तरदायी शासन प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें आपके सरकार यानी मंत्रिपरिषद जो होती है आपके लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित की जाती है। और सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति नियत होती है। तो राष्ट्रपति पद्धति में जो कार्यपालिका की जो सारी शक्तियाँ होती है आपके राष्ट्रपति में नियत होती है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। राष्ट्रपति शासन पद्धति में समस्त कार्यपालिका की जो शक्ति होती है आपके राष्ट्रपति में नियत होती है, और इसका प्रयोग वो विधायिका से पृथक हो और स्वतंत्र रूप से स्वयं या अपने द्वारा चयनित मंत्रियों के माध्यम से करता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण कौन कौन से हैं। आपके सामने 4 कथन और आपको बताना है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण कौन से हैं। यह पहला कथन कह रहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, भारत जो है आपका एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। ये भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का मूलभूत लक्षण है। दूसरा कथन कह रहा है कि इसमें संसदात्मक रूप से की सरकार है। तो दूसरा कथन भी ठीक है, भारत ने आपके संसदीय प्रणाली को अपनाया है। ये भी भारतीय संविधान का मूलभूत लक्षण है। तीसरा कथन कह रहा है कि सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में नियत है। तो तीसरा कथन भी ठीक है, जो भारत में जो सर्वोच्च सत्ता है ये आपके जनता में नियत है। जनता चाहे तो सरकारें बना सकती है, जनता चाहे तो सरकारें समाप्त कर सकती है। तो तीसरा कथन भी ठीक है। चौथा कथन कह रहा है यह एक
यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो चौथा कथन गलत है। भारतीय संविधान आपके एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करती, बल्कि हमारा जो संविधान है ये आपके केंद्र और राज्यों की शक्तियों का विभाजन करती है। इस वजह से चौथा कथन गलत है। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा कथन ठीक है, चौथा कथन गलत है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा।